एक सगा छोटा भाई अपने सगे बड़े भाई की पत्नी के साथ संबंध बनाता है और ये दोनों मिलकर उस भाई को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर देते हैं। अब ये सुनने में कितना भयानक लगता है, लेकिन एक ही घर में पत्नी और भाई ने मिलकर ये सारा कांड किया था और ये सब कुछ हमारे ही जालना में हुआ था। और इस हत्या को छुपाने के लिए फिर उन्होंने एक योजना बनाई थी, लेकिन बाद में एक गवाह को मान लिया गया था। छत्रपति नाम की वजह से यह सब उजागर हो गया था। अब यही रोमांचक घटना आज हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा। जालना में जालना नाम की जगह पर उज्जैनपुरी है। उस इलाके के आगे यानी उस उज्जैनपुरी के आगे एक कंडारे नाम का इलाका है। तो इस इलाके में एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं या उनका प्रेम प्रसंग शुरू होता है। अब ये दोनों के मामा का गांव है, ऐसी जानकारी सामने आती है। अब मामा के गांव में प्रेम प्रसंग शुरू हुआ और उसके बाद इन दोनों ने 2014 में शादी कर ली थी। यानी पहले प्यार और फिर शादी, इनका लव मैरिज हुआ था। अब इसमें जो लड़का है वह युवक है, जो पति है उसका नाम है परमेश्वर रामनाथ तायडे और उसकी जो पत्नी है, उसकी जो प्रेमिका है, उसका नाम है मनीषा तायडे। यानी अब ये पति पत्नी है और दोनों का ही जालना जिले के बदनापुर से संबंध है। वहां के सोमा ठाणा नामक इलाके में इनका घर गृहस्थी चल रही है। घर में खेती है, सब कुछ सुख शांति से चल रहा है, सब कुछ खुशी खुशी और अच्छे से चल रहा है। और इनके दो बेटियां भी हैं। तो इस तरह से इनका गृहस्थ जीवन अच्छे से चल रहा था। लेकिन अब इनके जीवन में एक तूफान आने वाला था। लगभग 14 अक्टूबर 20-25 से परमेश्वर जी किसी को भी दिखाई नहीं दिए थे, या फिर 14 तारीख के बाद यानी 15 अक्टूबर के बाद वे किसी को भी दिखाई नहीं दिए थे। और उसके बाद अब 12 दिन बीत गए। उस समय ससुर यानी परमेश्वर जी के पिता रामनाथ तायडे अपनी बहू से पूछते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, वह दिखाई नहीं दे रहा है, वगैरह वगैरह, कहाँ गया है, ऐसा ही उन्होंने पूछा। तब सोनमाही ने जवाब दिया, मनीषा तायडे ने जवाब दिया कि वे राजस्थान गए हैं। और ससुर को भी सच लगा कि ठीक है, कोई काम होगा इसलिए गया होगा। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को फोन करने की कोशिश की, खैर हालचाल पूछने के लिए कि कहाँ पहुंचा है, क्या पहुंच गया है, वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद बेटे का फोन बंद था। फिर से फोन किया, फिर भी फोन बंद था। शायद लगा कि वह कहीं यात्रा में होगा, बाद में करेगा, ऐसा कुछ लगा, बाद में करेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन किसी भी तरह से कोई संपर्क नहीं हो पाया। अब यहाँ चिंता की लकीरें गहरी होने लगी थीं। बच्चों की चिंता होने लगी थी और इसलिए उन्होंने फिर से बहू से पूछा कि वह ठीक ठीक कहाँ गया है, उसका फोन कैसे बंद है। उस समय बहू ने टाल मटोल वाले जवाब दिए। अब क्या करें, यह उन पिता को समझ में नहीं आ रहा था और उनके मन में एक चिंता थी। और इसी वजह से 20 अक्टूबर 2025 को पिता जो हैं वे बदनापुर पुलिस के पास जाते हैं और वहां शिकायत करते हैं कि उनका बेटा लापता हो गया है। इसके बाद पुलिस की जांच शुरू होती है। अब ये सब शुरू होता है और इन सारी घटनाओं के लगभग एक महीने बाद की तारीख है 12 नवंबर 2025। अब इस दिन सुबह करीब 11 बजे के आसपास बदनापुर क्षेत्र के निकल शिविर में उस इलाके के कुछ ग्रामीणों को, उस इलाके में जो वाला सोमाठाणा तालाब है, उस तालाब के झाड़ियों में एक सड़ा गला शव दिखाई दिया। अब वह शव लोगों ने देखा। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और इस बार पुलिस अधीक्षक सुरक्षा सरजे वहां थे। उनके नेतृत्व में एक टीम वहां पहुंची थी। वे घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। फिर उन्होंने उस शव को बाहर निकाला। अब जो बॉडी थी वह पूरी तरह से डीकम्पोज हो चुकी थी या पूरी तरह सड़ चुकी थी और इसलिए घटनास्थल पर ही उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। अब जो चेहरा था वह पूरी तरह से पहचान के बाहर जा चुका था, मतलब पहचानना बिल्कुल भी संभव नहीं था। उस मृत व्यक्ति के हाथ पर छत्रपति ऐसा टैटू गुदवाया हुआ था और शरीर पर टी शर्ट था। तो इस तरह से यह बॉडी मिली थी। अब यह बॉडी किसकी है, ये व्यक्ति कौन है, उसके बाद यानी इसके बारे में कोई जांच नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब पुलिस ने फिर उस इलाके में कोई लापता हुआ है क्या, इसकी जानकारी लेना शुरू किया। इस समय परमेश्वर लापता थे। अब यह पता चलने के बाद पुलिस ने परमेश्वर के पिता से संपर्क किया और शव की पहचान के लिए उन्हें बुलाया। अब इस समय परमेश्वर के हाथ पर छत्रपति गुदवाया हुआ था, ऐसी जानकारी सामने आई। और उनकी टी शर्ट भी उन्हीं की है, ऐसा भी सामने आया था। और इसलिए यह बॉडी परमेश्वर की ही है, ऐसा सामने आया।
अब प्रारंभिक निष्कर्षों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि परमेश्वर की हत्या की गई थी और उनका मृत शरीर जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के बोरे में भरकर उसे रस्सी से बांधकर उसमें बड़े बड़े पत्थर डालकर तालाब में फेंक दिया गया था। यानी किसी ने हत्या की थी और वह हत्यारा अपने अपराध को छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसने यह योजना इसलिए बनाई थी ताकि शव न मिले। और वह कौन था? अब जांच करते हुए पुलिस की जांच की प्रक्रिया घर घर तक पहुंचने लगी थी। गांव में चर्चाएं शुरू हो गई थीं और कुछ घरेलू जानकारियां पूरे गांव में फैल गई थीं। काफी समय तक घर वालों को पता भी नहीं था कि उनके घर की जानकारी भी पूरे गांव में फैल चुकी है। और फिर जब जांच शुरू हुई तो पत्नी मनीषा और परमेश्वर का छोटा भाई ज्ञानेश्वर, इन दोनों से पूछताछ यानी उनसे सवाल जवाब करना शुरू किया गया। अब पत्नी ने पहले बताया था कि पति राजस्थान वगैरह गए हुए हैं, लेकिन असल में कुछ और ही हुआ था। इसलिए अब पुलिस ने दोनों के बयान लिए। जब लाश मिली तो दोनों डर गए थे, घबरा गए थे और इसी वजह से पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की थी और फिर उनकी हालत खराब हो गई थी और एक बेहद घिनौना तरीका सामने आया था। पुलिस ने छोटे भाई ज्ञानेश्वर तायडे, उम्र लगभग 28 साल, और पत्नी मनीषा तायडे, उम्र लगभग 25 साल को हिरासत में ले लिया। सोमठाणा गांव के बड़े भाई परमेश्वर, उसकी पत्नी मनीषा और उनके 2 बच्चे, इस तरह इनका परिवार था। लेकिन देखिए किस्मत का खेल, छोटे भाई ज्ञानेश्वर और पत्नी मनीषा के बीच अवैध संबंध बन जाते हैं। अब एक तरफ सगा भाई है, दूसरी तरफ पत्नी भी अपनी ही है, उसमें भी अपने ही लोग शामिल हैं। घर के अंदर ही वासना का खेल चल रहा है। और जब पति को यह सब पता चलता है तो उसने स्वाभाविक रूप से इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अब यह बात छोटे भाई और पत्नी को पसंद नहीं आई कि उनका भाई या पति उनके अफेयर का विरोध कर रहा है। इसी वजह से दोनों के लिए वह पति एक बाधा बन गया था। उन्हें लग रहा था कि वह उनके बीच में बाधा बन रहा है, इसलिए उन्होंने तय किया कि उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। इसी तरह से उन्होंने योजना बनाई थी। अब हत्या कैसे करनी है, शव को कैसे ठिकाने लगाना है, हत्या करके सही सलामत बाहर कैसे निकलना है, इन सब की उन्होंने पूरी योजना बना ली थी। और वह 15 अक्टूबर 20-25 की मध्य रात्रि थी। रात के लगभग 1 बजे का समय था और भाई, सगा भाई, अपने ही सगे भाई की जान लेने पर उतारू हो गया था। बड़ा भाई गहरी नींद में सो रहा था, शांत सो रहा था, और छोटे भाई ने अपने हाथ में धारदार कुल्हाड़ी ले रखी थी। सोए हुए भाई के सिर और चेहरे पर उसने ताबड़तोड़ वार किए और उसे मार डाला, उसे खत्म कर दिया। भाई ने ही यहाँ अपने भाई की जान ली। उसके बाद उसकी लाश या उसका शव था, उसे नष्ट करने के लिए मुरघास के प्लास्टिक के बोरे थे। उन बोरों में उस डेड बॉडी को डाला। वह बॉडी लेकर तालाब के पास पहुंचे, यानी 2 व्हीलर पर वह वहां पहुंचे। उसके बाद फिर उन्होंने उस बॉडी को फेंकना था। उसमें पत्थर वगैरह डाले, थैले का मुंह बंद किया और उसे सोमाटना तालाब में फेंक दिया। फिर वापस आ गए। ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। राजस्थान गए थे ऐसा पत्नी को बता रहे थे, लेकिन आखिरकार वह बॉडी खुद ही ऊपर आ गई और उस पर छत्रपति नाम की वजह से उस बॉडी की पहचान हो गई और अफेयर, हत्या और यह चौंकाने वाला मामला सामने आ गया। अब जो घटना मैंने आपको बताई उसकी ज्यादातर जानकारी जालना के पत्रकार और दिव्यांग वार्ता जालना के संपादक राहुल मूले ने दी है। जालना क्षेत्र में राहुल मूले एक युवा जुझारू पत्रकार हैं। उन्होंने वहां की खबरों के लिए दिव्यांग वार्ता नाम से चैनल शुरू किया है, तो आप उस चैनल को भी जरूर देखें, उन्हें सपोर्ट करें। अब जो घटना हमने देखी वह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए यह कितनी मतलब दिल को बेहद दुख देने वाली ऐसी घटना है, और जिनके साथ यह घटना घटी होगी उनकी हालत क्या होगी। मतलब एक पिता अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखते हैं। एक का नाम परमेश्वर, दूसरे का नाम ज्ञानेश्वर रखते हैं, और फिर उन्हीं बच्चों के साथ क्या होता है, एक का खून हो जाता है, दूसरा बेटा हत्यारा बन जाता है और बहू भी हत्यारी बनकर जेल चली जाती है। 2 बेटों के परिवार यहाँ बर्बाद हो जाते हैं और दूसरी तरफ उसकी छोटी छोटी संतानें थीं। उन छोटे बच्चों का इसमें क्या दोष था? लेकिन एक बात कहूं, ये सब किस वजह से हुआ? अनैतिक संबंधों की वजह से। मतलब अगर मान लीजिए ऐसे अनैतिक संबंध नहीं होते तो शायद ये घटना नहीं घटी होती, ऐसा नहीं होता। और इसी वजह से मेरी न्याय देवी से विनती है कि अनैतिक संबंध रखने वालों पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि 95% घटनाएं
95% हत्याएं, अब तक जितनी भी घटनाएं हमने देखी हैं, उनमें से 95% से ज्यादा घटनाएं केवल अनैतिक संबंधों की वजह से हुई हैं। हत्याएं हुई थीं, हत्याएं हो चुकी थीं, अपराध की घटनाएं घटी थीं। निश्चित ही एक तरफ विधानमंडल है, विधानमंडल कानून बनाते हैं, और हम आम लोगों के लिए बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि विधानमंडल ने अच्छे कानून बनाए हों और न्यायपालिका अपना काम करती है, न्यायपालिका कानून का पालन करवाते हुए न्याय देती है। तो अब अगर आप इस क्षेत्र से हैं और इस घटना के बारे में आपके पास कोई अलग या अधिक जानकारी है, तो कृपया उसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अब अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक एक नया विषय होगा। धन्यवाद।